हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 2। और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम पर एक बार मैंने खुद सर्च करा KMD सहारनपुर, तो वहां मुझे मिला एक फेक चैनल KMD सहारनपुर के नाम से, और उसमें लगभग 3 या 3,500 सब्सक्राइबर भी दिखाई दिए। और उस बच्चे ने जो भी कर रखा है, उसने क्या कर रखा है कि मेरी जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो नोट्स चैनल से डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए बस। ठीक है? मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उससे पहले आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पढ़ाई की तरफ फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है? नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं और सारे बच्चों को मिल रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बना लिए जाते हैं। इसी तरीके से टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल का नाम जो KMD सहारनपुर है, उसी नाम से एक फेक चैनल फिलहाल तो बन चुका है, और भी फेक चैनल शायद बन रहे होंगे। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में, अब बच्चे जो है जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहां जाएंगे, वहां पूरे नोट्स मिलने के ही नहीं, बच्चों को पूरे नोट्स तो नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और वहां से आप जाओ टेलीग्राम पर। वहां से आपको प्रॉपर चैनल मिलेगा जहां पूरा मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो खैर, हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारे लेसन का नाम है आणविक ध्रुवत्व तथा दुर्बल रासायनिक बल। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चलो बात करते हैं। आज हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना है एक मजेदार टॉपिक से, जिसका नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ वैज्ञानिकों ने हमें समझाया था। क्या समझाया था? ये समझाया था कि जो संयोजकता होती है ना किसी भी तत्व की या किसी भी परमाणु की, जो संयोजकता होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, वो निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है उस परमाणु का या उस तत्व का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। तो यहां हमें हेडिंग को देख के समझना चाहिए कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी हमें क्या समझाना चाहती है? यह हमें समझाना चाहती है कि किसी भी तत्व की, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, किसी भी तत्व की या किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या संयोजकता निर्भर करती है उस तत्व या उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इस पूरी थ्योरी में यही बात समझाई गई बस, कि संयोजकता किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहां कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम कोसेल और लुईस ने इसे दिया था। संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, कोसेल और लुईस ने दिया था। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है लुईस, कुछ में लिविस लिखा हुआ है, कुछ बुक में कोसल लिखा हुआ है, कुछ में कोसेल।
तो उच्चारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी सबसे पहले सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? कोसेल ने और लुईस ने। और 1916 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अब अगली बात करते हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने तो 1916 में इस सिद्धांत को दे दिया, परंतु उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लैंगम्यूर। क्या नाम था? लैंगम्यूर और सिडविक। इसके अलावा भी और भी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस नियम को पूरा करा, इस सिद्धांत को पूर्ण किया, और यह काम किया इन्होंने 1919 में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। तो मतलब कहने की बात यह है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल और लुईस ने दिया था 1916 में, पर इसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को कंप्लीट करने का काम लैंगम्यूर, सिडविक आदि वैज्ञानिकों ने किया, और 1919 में इस थ्योरी को उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और जैसा कि नाम से पता चलता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, हम यहां एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि यह सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, यानी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई वो समझनी है हमें। ठीक है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कौन कौन सी बातें हमें बताई गई। सबसे पहली बात, ध्यान से समझना, हालांकि ये सारी चीजें आप कक्षा 9 से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। सबसे पहली बात बताई गई कि जो इनर्ट गैस होती है ना, इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं। सबको पता है इनर्ट गैस को हम हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैस, या आप इसे निष्क्रिय गैस भी कह सकते हो। तो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे HE, NE, AR, KR, XE, RN, पढ़े थे ना आपने? आपने आवर्त सारणी में पढ़ा था 18वां ग्रुप, या फिर आप जीरो ग्रुप भी कह सकते हो, शून्य समूह के तत्व या 18वें समूह के तत्व। उन सब की बाहरी कक्षाएं पूरी भरी हुई होती हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। तो यहां लिखा हुआ है इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होने से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? मतलब यह है Ne इज इक्वल टू 8। एन का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा। आपको सबको पता है कि मान लो मेरे पास एक परमाणु है, यह परमाणु का नाभिक है, मान लो मेरे पास यह है परमाणु का नाभिक, धनावेशित, और इस नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा है, एक कक्षा ये है, पूरी मैं गोल नहीं बना रहा, एक कक्षा ये है, एक कक्षा ये है, एक कक्षा ये है, तो ये बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो सबसे बाहर वाला ये ऑर्बिट होता है ना, ये बाहर वाला ऑर्बिट, इसे हम कहते हैं एन माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और बाहर से अंदर वाला जो ये ऑर्बिट होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं n-1, और जो ये वाला ऑर्बिट होता है, ये थर्ड लास्ट वाला, इसे हम कहते हैं n-2। ठीक है, तो इस पहले वाले ऑर्बिट को, इसे तो आप कहोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट n, और इसे आप कहोगे n-1 वाले ऑर्बिट को कहोगे आप पेनल्टीमेट ऑर्बिट या सेकंड लास्ट ऑर्बिट, और n-2 वाले ऑर्बिट को आप कहोगे एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट या थर्ड लास्ट ऑर्बिट। तो ध्यान रखोगे ना इस चीज को। अब देखो, चलो आ जाओ अपनी बात पे आ जाओ, जो चीज हम पढ़ रहे थे उस पे आ जाओ। देखो, हमें इस बात का पता चला कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट। इसका मतलब इनकी बाहरी कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि आपको पता कि हीलियम की बाहरी कक्षा केवल वही हीलियम की पहली कक्षा है, वही बाहरी कक्षा है। हीलियम के पास तो बेचारे के पास एक ही कक्षा है बस। और पहली कक्षा में, यदि पहली कक्षा को आप पूरा भरना चाहते हो, तो पहली कक्षा में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन में ही पहली कक्षा पूरी भर जाती है, यानी हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स में सैचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, पूरा भर जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
तो यहां हमें एक बात पता चली, हमें पता चला कि इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने का मतलब या तो इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 होते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए इसे यहां लिख दिया। तो इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होते हैं? कंप्लीट, जो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि किसी भी एटम या एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होगा, सैचुरेटेड होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा स्टेबल, स्थायी। ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसलिए इनर्ट गैसेस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाती हैं। तो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, हीलियम को छोड़कर। हीलियम में तो 2 ही होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों तो 2-2 इलेक्ट्रॉन में ही संतृप्त हो जाती हैं। तो अक्रिय गैसों को क्रिया क्यों करनी, निष्क्रिय गैसों को क्रिया क्यों करनी? क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है भाई। क्रिया तो वो करेगा जिसे जरूरत है, काम तो वो करेगा जिसे जरूरत है, और जिसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है उसे काम करने की क्या आवश्यकता है? वो तो आराम करेगा। समझ रहे हैं ना आप बात? तो कोई भी परमाणु का काम एक अलग तरह का काम होता है, किसी भी एटम का काम, किसी एलिमेंट का काम एक अलग तरह का है। परमाणु को क्या काम करना होता है? जिस तरह मनुष्य काम करता है अपना पेट भरने के लिए, इसी तरीके से परमाणु काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर परमाणु का पेट कहां से आ गया? परमाणु का पेट होता है उसकी बाहरी कक्षा। जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो उसकी बाहरी कक्षा पूरी भर जाएगी। और जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो समझो उसे भूख लगी हुई है, अभी उसकी भूख शांत नहीं हुई है। और जिसकी बाहरी कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे काम करने की क्या जरूरत? अब परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए, या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कुछ काम करता है। और वो काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना दूसरों से, या इलेक्ट्रॉन देना दूसरों को, या दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना। ये 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपकी समझ में आ गया। पहला पॉइंट यह है, इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, जो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए इनर्ट गैसेस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाती हैं। तो इनर्ट गैसेस को कोई केमिकल रिएक्शन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हम दूसरी बात, दूसरा पॉइंट। दूसरी बात क्या बताई गई संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में? दूसरी बात बताई गई, इनर्ट गैसेस के अतिरिक्त से सभी एलिमेंट्स, यानी इनर्ट गैसेस को तो छोड़ दो, उनके अतिरिक्त यानी उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, के आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। सीधी बात है भाई, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, HENEAR KR XERN, अक्रिय गैस कह दो या निष्क्रिय गैस कह दो, उनके तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, हमने पढ़ लिया अभी। पर उनके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट मींस तत्व, जितने भी तत्व हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। इसका मतलब इनर्ट गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसलिए ये एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव माने जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, उसे हम कहते हैं रिएक्टिव होना। इनर्ट गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, यानी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उन्हें तो भूख लग रही होगी, वे तो परेशान हैं। इसलिए वे रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वे क्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर या देकर नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो जिनकी बाहरी कक्षाएं पूरी नहीं हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है,
वे या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और या तो देंगे। वे कब इलेक्ट्रॉन लेंगे कब देंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं? वो परमाणु ऐसा सोचेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन लेने से जल्दी अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त होगी, या इलेक्ट्रॉन छोड़ने से जल्दी अपने नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस की संरचना प्राप्त होगी। मतलब वो यूं देखता है, कोई भी एटम है वो यूं देखेगा कि उसे अपने जो नियरेस्ट है, जो समीप वाला, उसके परमाणु क्रमांक के पास वाला जो अक्रिय गैस का परमाणु है उसके जैसा मैं कैसे बनूंगा। मान लो मैं एक ऐसा परमाणु हूं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, यानी मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि मेरा जितना भी परमाणु क्रमांक है, मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आसानी से मैं अपने नजदीक वाले परमाणु क्रमांक वाले अक्रिय गैस जैसा हो जाऊंगा, या कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके मैं अक्रिय गैस जैसा हो जाऊंगा। तो मैं इनर्ट गैस जैसा कैसे बन सकता हूं? आसानी से कैसे बन सकता हूं? कब मैं आसानी से इनर्ट गैस जैसा बन सकता हूं? तो कभी तो कोई तो परमाणु ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आसानी से अपने इनर्ट गैस वाले दोस्त जैसा हो जाता है, और कोई तो एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को लेकर होता है इनर्ट गैस जैसा। तो वो डिपेंड करता है कि कोई भी एटम है वो एटम इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस बात का हमें पता कैसे चलेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने क्लास 10th 11th और 12th में आपको समझाई है ये सारी बातें, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी की बात तो इतनी है कि इनर्ट गैसेस के अतिरिक्त से सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए ये एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं। भाई काम तो इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें आउटर मोस्ट ऑर्बिट अपना कंप्लीट करना है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर या देकर नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे या तो देंगे। वो लेना है इन्हें इलेक्ट्रॉन या देना है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनर्ट गैस बनने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है या देने की, ठीक है। तो ये इनर्ट गैस जैसा बनने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ये रिएक्शंस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट देखो क्या बताया संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। कोसेल, लुईस ने, लैंगम्यूर ने, सिडविक ने क्या बताया? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जरा एक मिनट थोड़ा नीचे कर लूं पेज। तीसरा पॉइंट बताया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना स्टेबल करना है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी शेयरिंग करता है, उसे एटम की वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी मींस संयोजकता। तो बताओ, अच्छा यूं बताओ मुझे कि कोई भी परमाणु की संयोजकता आपको देखनी है, तो आप उस परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ही तो देख रहे हैं। मतलब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं, जब हमें पता चलता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता चल जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, तो अभी हम बता पाएंगे उसकी वैलेंसी। कैसे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें पता चलेगा कि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। और जब कोई परमाणु अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेता है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए वो उसकी वैलेंसी होगी, या उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो उसकी वैलेंसी होगी, या फिर उसने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी दूसरे एटम्स के साथ, ये उसकी वैलेंसी होगी। समझ में आ रही बात आपके? मतलब कहने की बात इनडायरेक्ट वे में मैं आपको बताता हूं कि पूरी की पूरी थ्योरी संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत
या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, वो सब इसके इर्द गिर्द घूमती है कि भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। तो यहां तीसरे पॉइंट में यही तो बता रहे, ये बता रहे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अर्थात शेयरिंग करता है, उसे एटम की वैलेंसी कहते हैं। उसे ही कहते हैं वैलेंसी, कि उसने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने लिए या कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है। यह वैलेंसी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, देखो यहां लिखा हुआ है Ne, N का मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन। यह वैलेंसी, यह संयोजकता Ne यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, पर डिपेंड करती है। यानी किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो डिपेंड करेगी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे डिपेंड करेगी वैलेंसी, कि उसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि मैं छोटी क्लासेस में आपको समझाता था, मैं समझाता था कि यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में उतना एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। अब इस बात को हमें थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके करना है। भाई कोई भी एटम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता है और एक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ता है? इसका रीजन ये है कि जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसे करने कितने हैं 8, तो 8 करने के उसके बाद 2 रास्ते हैं। 8 इसलिए करने हैं क्योंकि उसके पास जब बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके नजदीक वाले 2 इनर्ट गैसेस हैं। उसे कैसा बनना है? भाई उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे बनना है कैसा? उसे इनर्ट गैस जैसा बनना है, अक्रिय गैस जैसा बनना है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं इस बात को, देखो मैं समझाता हूं। यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे पास कोई भी एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, और इसके पास बहुत सारी कक्षाएं हैं इस तरीके से, और जो इसकी बाहरी कक्षा है, उस बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा सवाल यह है कि सर जब इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, पक्की बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ना कि 7 लेता है। इसका कारण क्या है सर? इसे 7 ले लेने चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक छोड़ना नहीं चाहिए। तो बेटे यदि हम इंटरमीडिएट लेवल पे बात करते हैं, यानी 12th लेवल पे बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि जब इसने माइनस माने छोड़ा एक इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो जो एनर्जी में चेंज आता है ना, एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी में तो चेंज आएगा ही। कभी तो एनर्जी लगेगी और कभी तो एनर्जी प्राप्त होगी, यानी एनर्जी में चेंज होगा तो कार्य होगा। कभी तो परमाणु के ऊपर कार्य होगा, कभी परमाणु कार्य करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है तो एनर्जी जो चेंज होता है, यानी ऊर्जा जो लगेगी वो कम लगेगी। और यदि इसने ग्रहण किए 7 इलेक्ट्रॉन, यदि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो यहाँ एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इस काम में, यानी डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा होगी, और फायदा उतना ही है। यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अपना, तो बाहरी कक्षा तो इसकी खत्म हो जाएगी, और बाहरी कक्षा खत्म होगी तो जो ये वाली कक्षा है n-1, बाहरी से अंदर वाली कक्षा, ये तो कंप्लीट है, ये तो सैचुरेट है, ये तो संतृप्त है, तो यही बाहरी कक्षा बन जाएगी। तो 12th लेवल में तो हम इस तरह बात करते थे। पर यदि हम अब बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे? अब हम देखो मैं बताता हूं हम अब कैसे बात करेंगे। अब हम ऐसे बात करेंगे कि हमें पता है कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इसके जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी का मतलब इसके पास वाले जो इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, वे 2 हैं इसके पड़ोसी।
एक तो इसका पड़ोसी ऐसा है जो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये अपने पड़ोसी इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। यहां लिखा मैंने इनर्ट गैस, मतलब कोई भी परमाणु चाहता है कि मैं अपने पड़ोस वाले इनर्ट गैस जैसा हो जाऊं, अक्रिय गैस जैसा हो जाऊं। अभी इसके बाद दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो इसके पास ऐसा है, यानी एक पड़ोसी तो इससे, एक इनर्ट गैस तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है, और दूसरा इनर्ट गैस इससे है 7 इलेक्ट्रॉनों की दूरी पर। 7 इलेक्ट्रॉन इसे लेने पड़ेंगे जब भी ये इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अब हम इस कंसेप्ट को एक दूसरे वे में डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 7 क्यों नहीं लेता? तो अब मैं आपको जवाब इस लेवल पे मैं आपको आंसर दे सकता हूं कि आपको पता है कि प्रत्येक परमाणु, हर एक एटम चाहता है कि वो अपने नजदीक वाले इनर्ट गैस जैसा हो जाए। अब यहां नजदीक वाले से क्या तात्पर्य है? नजदीक वाले से तात्पर्य है कि जो इनर्ट गैस उसके एटॉमिक नंबर के नजदीक पड़ता हो। वो जो भी परमाणु है जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, तो उसका कोई ना कोई परमाणु क्रमांक तो होगा ही, एटॉमिक नंबर तो होगा ही। उसके एटॉमिक नंबर के पास 2 इनर्ट गैस वाले एटम पड़ते होंगे। अब यहां एक इनर्ट गैस वाला एटम तो ऐसा है जो उससे 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है, और एक इनर्ट गैस वाला एटम ऐसा है जो उससे 7 इलेक्ट्रॉनों की दूरी पर है। समझ रहे हैं ना आप? तो बताओ वो 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी वाले इनर्ट गैस जैसा बनना चाहेगा या 7 इलेक्ट्रॉनों की दूरी वाले इनर्ट गैस जैसा बनना चाहेगा? उसे तो इनर्ट गैस बनना है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि सर वो 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी वाले इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का कोशिश करेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉनों की दूरी वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? और यदि अब भी समझ में नहीं आई ना, तो मेरे पास रास्ते तो बहुत हैं समझाने के तुम्हें। सुनो ध्यान से, एक कहानी सुनते हैं। कहानी यह है कि यहां एक बच्चा है ए, उस बच्चे का नाम ए है, ठीक है? और उसकी मम्मी ने उसे कहा कि आप 1 पाव दही लेके आ जाओ। दही, समझते हो ना, दही, कर्ड। 1 पाव दही लेके आनी है। तो ये बच्चा अपने घर से निकला, ऐसे, यहां ये घर से निकला दही लेने के लिए। इसे तो दही लेनी है, 1 पाव दही लेनी है। तो क्या हुआ, इसके घर से थोड़ी दूरी पर एक डेयरी है। यहाँ एक डेयरी की दुकान है, यहां से दही मिल जाएगी। इस डेयरी का नाम मैंने रख दिया एक्स। और एक डेयरी इसके घर से बहुत दूर है, बहुत दूर। यहाँ एक दूसरी डेयरी वाई, इसका नाम हमने रख दिया वाई। तो इसे दही लेके आनी है, और बच्चे को अपना होमवर्क भी करना है, घर के भी काम है, खेलना भी है, दोस्तों से भी बात करनी है। ठीक है? तो अब मुझे यूं बताओ, यदि ये बच्चा समझदार है तो वो बच्चा कौन सी डेयरी से दही लेकर आएगा? वो इस डेयरी से दही लेकर आएगा, एक्स वाली से, या वाई वाली डेयरी से दही लेकर आएगा? उसे तो 1 पाव दही लेकर आनी है, और दही दोनों जगह ताजी मिलेगी और दोनों जगह उपलब्ध भी है। यदि दोनों जगह दही उपलब्ध है ना, तो अब आपकी समझ में आ रही होगी बात बिल्कुल, कि जो डेयरी नजदीक है उसी से वो दही लेकर जाएगा। वो यहां से ही जाएगा दही लेकर घर। यदि वो वहां से दही लेके गया तब भी 1 पाव दही मिलनी उसे, ऐसा तो होने का नहीं वहां से आधा किलो मिल जाएगी उतने ही रुपए में। उसे तो 1 पाव दही की आवश्यकता है सिर्फ। तो वो नजदीक वाली डेयरी से क्यों ना लेके जाए? अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे बे, मतलब अपना टाइम वेस्ट क्यों करे? ठीक है? यदि उसे टाइम वेस्ट करने का शौक है तो बात दूसरी है, पर वो तो नजदीक से ही लेके जाएगा। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस। मैं आपको कहता हूं कि कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे क्या करना है? उसे अपने पड़ोस वाले इनर्ट गैस जैसा होना है। और उसके पड़ोस में 2 इनर्ट गैस हैं। एक तो इनर्ट गैस ऐसा है जो 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है, उसके जैसा बन जाओ 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही। और एक इनर्ट गैस ऐसा है जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 7 इलेक्ट्रॉनों की दूरी पर है। तो उसके जैसा वो क्यों बनेगा? उसका दिमाग खराब थोड़ा ही है कि उसके जैसा बनेगा वो।
यदि उसका दिमाग खराब है तो बनेगा ही वो। पर ये तो परमाणु है, प्रकृति के नियम के अनुसार ही काम करते हैं। यदि हम भी प्रकृति के अनुसार काम करेंगे तो हम भी ठीक ठाक ही रहेंगे। पर मनुष्य ने तो प्रकृति के खिलाफ जाना शुरू कर दिया ना, ये बहुत बड़ी समस्या होगी मनुष्य के लिए। इस बात को मनुष्य समझ ही नहीं रहा कि हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे तो अपना ही नुकसान कर रहे। प्रकृति तो अपने आप, नेचर जिसे हम कहते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रकृति, नेचर, सुपर पावर, वो तो अपने आप हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं ना आप? तो तीसरा पॉइंट हमें कंफर्म करता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है उसे एटम की वैलेंसी कहते हैं। यह वैलेंसी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ समझ में आई क्या बात? अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, ध्यान से समझना फोर्थ पॉइंट में क्या समझाया गया इस थ्योरी है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के तीन रास्ते हैं, तीन तरीके हैं। कोई भी एटम है जो चाहता है कि मैं अपने पड़ोस वाले इनर्ट गैस जैसा हो जाऊं, उसके पास, यानी जो चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के तीन रास्ते हैं। तीनों रास्ते हमने क्लास 9th में भी पढ़े थे, फिर 11th में भी पढ़े, 10th में भी थोड़ा बहुत उनका डिस्कशन हुआ, 12th में भी डिस्कशन हुआ उनका काफी। तीन रास्ते होते हैं किसी भी एटम के पास अपने पड़ोस वाले इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए। उसमें से पहला रास्ता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो या तो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे और या तो कुछ ले ले। वो कब इलेक्ट्रॉन देगा? जब इलेक्ट्रॉन देने पर उसके नजदीक वाला इनर्ट गैस जैसा वो आसानी से बन जाए। और वो कब इलेक्ट्रॉन लेगा? जब इलेक्ट्रॉन लेने पर वो आसानी से अपने नजदीक वाले, अपने पड़ोसी इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन दे और ले, दोनों देने और लेने की बात करें तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि कोई एटम अपने दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन देता है या कुछ लेता है, तो इस तरह की जो वैलेंसी बनती है, इस वैलेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, या आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना। इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध एक ही तो होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह दो या फिर आयनिक बॉन्ड कह दो, एक ही बात है। और आपको पता है जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही बनता है वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। इसलिए बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी डेवलप होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। दूसरा रास्ता उसके पास है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो एटम, वो परमाणु दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को तो हम कहते हैं सह संयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड, और इस संयोजकता को हम कहते हैं कोवैलेंसी, कोवलेंट बॉन्ड वाली कोवैलेंसी। तीसरा तरीका है बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई सा एक परमाणु ही दे रहा हो। तो बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप समझ रहे हैं ना, वन साइडेड शेयरिंग का मतलब कि शेयरिंग में, साझेदारी में जिस इलेक्ट्रॉन के जोड़े का इस्तेमाल किया गया है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी एक परमाणु ने ही दिया है, इसे कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग। इस तरीके से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध, और इस वैलेंसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी या उपसह संयोजकता। अब बताओ ये बातें सारी समझ में आई क्या? तो ये चार पॉइंट हमें संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए, पूर्ण रूप से हर एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम किसी भी तरीके से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप पूरा हिंदी में लिख के आ जाओ, आप पूरा इंग्लिश में लिख के आ जाओ, या फिर आप कुछ जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, उन्हें इंग्लिश में लिख दो और वाक्य अपना हिंदी में लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। क्योंकि जो हमारी कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, उन्हें ज्यादातर इंग्लिश के टर्म्स आते हैं, वे इंग्लिश के शब्दों से भली भांति परिचित होते हैं।
और जो हिंदी के शब्द हैं उनसे में भली भांति परिचित नहीं होते या फिर वो आसानी से नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें तो आप इंग्लिश में ही लिखना और वाक्य अपना हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इस सारे थ्योरी का एक ही निचोड़ निकला है कि किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमें पता चल गई ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो अपने पड़ोस वाले इनर्ट गैस को कैसे, इनर्ट गैस जैसा कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन दे के बनेगा, ले के बनेगा या साझेदारी करके बनेगा। ठीक है, उससे हमें उसकी वैलेंसी पता चल जाती है। और वैलेंसी में भी 3 तरह की वैलेंसी में से कौन सी दिखाएगा, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा, कोवैलेंसी दिखाएगा या कोऑर्डिनेट वैलेंसी, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें जो पढ़ना है वो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है। यदि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है ना अपना ईमानदारी से, तो आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और बेटे हमारा काम होता है मेहनत करना, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें यदि वास्तविकता में जिंदगी में सफल होना है ना, तो लगातार परिश्रम करने की आदत डाल लो, मेहनत करने की आदत डाल लो। और मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन में 10-10, 12-12, 18-18 घंटे पढ़ रहे, नहीं। यदि आपको दिन में 2 घंटे पढ़ने की भी आदत पड़ गई ना, और वो आदत ऐसी पड़ेगी कि 2 घंटे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, 2 घंटे पढ़ना है डेली, तो 2 घंटे बहुत हैं आपके लिए। डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। पढ़ने का मतलब समझना, सीखना, लर्न करना। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जो रफ कॉपी है, रफ नोटबुक से फेयर नोटबुक में उतार रहे और घड़ी में देख रहे 2 घंटे हो गए सर, बस अब तो हटना है। तो आप कोई वहां सीख रहे, कुछ लर्न कर रहे वहां कुछ, वहां तो आप रफ से फेयर कर रहे। तो 2 घंटे आप पढ़ो डेली, बस बहुत है 2 घंटे आपके लिए। 2 घंटे में आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है सारे हो जाएंगे। पर 2 घंटे का मतलब डेली पढ़ना है, साल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम में भी 2-2 घंटे ही पढ़ रहे आप। यदि आप पूरे साल 2-2 घंटे डेली पढ़ते हो ना, तो एग्जाम टाइम में आपको 2 ही घंटे पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आप पन्ने पलटोगे बहुत तेजी से, बस कि ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।